सभी को नमस्ते, हाय, हेलो। तो कल हम लोगों ने स्वराज और जो हमारे स्वदेशी आंदोलन थे, बहिष्कार आंदोलन थे और कांग्रेस का विभाजन पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम लीग के बारे में। मुस्लिम लीग को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को वो बताना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मैं किसी को मतलब फोर्स नहीं कर रही हूँ इस चीज़ों के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों को फ्री में ही पढ़ा रही हूँ। मैं किसी कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ा रही हूँ, ना मैं किसी से कोई पैसा ले रही हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और वो भी दिल्ली वाली कोचिंग जो दिल्ली की फैकल्टी में हम लोग पढ़ते थे, तो वही चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। वहाँ पे बच्चे 25-30 हज़ार रुपये लगा के पढ़ते हैं, वो चीज़ मैं आपको बिल्कुल फ्री में ही करवा रही हूँ। इससे अलग वहाँ भी कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। ये मैं मतलब अपने नोट्स के थ्रू बोल रही हूँ कि वो इससे अलग वहाँ भी कुछ नहीं पढ़ाया जाता, यही चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो आज मैं इस चीज़ को स्टार्ट करती हूँ। हम पढ़ेंगे, मैंने अपनी कुछ वीडियो अपलोड कर रखी है, उसको आप देख लेना। आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम लीग के बारे में। मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ स्वदेशी आंदोलन और जो हमारा स्वराज और बहिष्कार आंदोलन था, वो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। बाकी थोड़ा सा रहता था तो उसको हम अभी एक्स्ट्रा फैक्ट थे वो रहते हैं, वो पढ़ेंगे। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। किसने लिखा? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। कौन सा गीत था? अमार सोनार बांग्ला। पेपर में आ जाता अमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा था? तो ये लिखा था रविंद्रनाथ ठाकुर ने, टैगोर ने, जो भी कुछ बोलो उसका नाम दोनों ही है। तो इन्होंने लिखा था, इन्होंने ही हमारे देश का राष्ट्रीय गीत लिखा था। जनगण मन अधिनायक दिया है जय है, ये जो गीत है ये भी हमारा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसके टाइम पे लिखा था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब चल रहा था हमारा? 1905 में। उसी टाइम पे हमारा क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। उससे पहले तो बांग्लादेश था, या हमारा उड़ीसा, बिहार, झारखंड, असम, ये सब किसके ही पार्ट होते थे? बंगाल के ही पार्ट होते थे। परंतु जब बंगाल का विभाजन हो गया तो बांग्लादेश क्या हो गया? एक अलग देश बन गया। इसको पूर्वी पाकिस्तान भी बोला जाता है। बांग्लादेश को क्या बोला जाता है? पूर्वी पाकिस्तान भी बोला जाता है। तो अगर पेपर में आए तो बता दोगे कि रविंद्रनाथ ठाकुर का जो राष्ट्रीय गीत है ने कौन सा गीत लिखा था? अमर सोनार बांग्ला, जो बाद में किसका राष्ट्रीय गीत बना? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। फिर आता है हमारा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्राएं की। जो कांग्रेसी नेता थे ये बाल गंगाधर तिलक, कौन से दल के थे? ये गर्म दल के थे। इनकी क्रांतिकारी विचारधारा थी। ये हर एक चीज में मतलब अंग्रेजों से हर टाइम टक्कर लेने को तैयार रहते थे। ये हर चीज में मतलब इन्वॉल्व होते थे और अपने पक्ष को बड़ी मजबूती से और बड़ी दृढ़ता के साथ अंग्रेजों के सामने रखते थे, चाहे इनको भले ही जेल में जाना पड़े। बाल गंगाधर तिलक ऐसे कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने झुकना पसंद नहीं किया, ना ही उनकी किसी बात को माना। सिर्फ अपनी बात को, स्वराज की मांग को इन्होंने इतना बल दिया था कि भी उन्होंने मरते दम तक भी स्वराज को अपना आखिरी हथियार बना के रखा था कि मुझे ये सिर्फ एक टुकड़ा या थोड़ी बहुत आज़ादी नहीं चाहिए, हमें अपना खुद का राज चाहिए। तो ये मांग भी हमारे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही उठाई गई थी। बाकी इसको अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा नाम दिया गया था। 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह का कारावास। 1897 में क्या होता है? 1896 में हमारा एक गीत बना था, वंदे मातरम। वंदे मातरम जब हमारा बंगाल का विभाजन हो रहा था तो हर एक ये पॉपुलर, इतना पॉपुलर हो गया था कि हर एक छोटा बड़ा, बड़ा बूढ़ा, हर एक आदमी के मुंह पे मतलब हर किसी की जुबान पे एक ही नाम था, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो अंग्रेजों ने वंदे मातरम को भी क्या कर दिया था? उस टाइम पे बैन कर दिया था बंगाल विभाजन केस में। 1897 में अंग्रेजों ने इस पे जो बाल गंगाधर तिलक थे हमारे गर्म दल के सबसे प्रिय नेता, इन पर क्या किया? राजद्रोह का आरोप लगा दिया और उसको 18 माह का क्या दे दिया? कारावास दे दिया। कब? 1897 में, मीन्स 1896 में तो हमारा क्या लिखा गया था? वंदे मातरम। और अगले ही साल 1897 में क्या कर दिया? इनको कारावास की सजा सुना दी। फिर 1908 से 1914, देखो 1908 से 1905 से और 1908 के बीच में क्या घटनाएं हुई थी ये मैंने कल बताया था। 1905 में तो क्या हो गया था? बंगाल का विभाजन हो गया था। 1906 में मुस्लिम लीग ने स्थापना कर दी थी, वो आज मैं पढ़ाऊंगी। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो कांग्रेस का विभाजन होने के बाद ये नेता आपस में बिखर गए। कुछ नेता गर्म दल के थे, कुछ अपने नरम दल के थे। तो नरम दल गरम दल अलग अलग हो गए। तो
इनको क्या करते हैं, जो बाल गंगाधर तिलक है, इनको अंग्रेज पकड़ के बर्मा के मंडले जेल में 6 वर्ष काटने के लिए भेज देते हैं कि भी 6 वर्ष तक इनको वहीं रखा गया। कब 1908 से 1906 का। इतने बड़े क्रांतिकारी नेता, इतनी महान हस्ती, इनकी विचारों में इतनी पावर थी, इनके जो दिमाग था वो इतना क्रांतिकारी था कि 1 मिनट में ये मतलब अगर इन इन क्रांतिकारियों को अगर थोड़ी सी छूट, कांग्रेस का साथ, पैसा और मिलता तो हम बहुत ही जल्दी जाके हमें क्या होते, आज़ाद हो जाते। गांधी जी तो बहुत लेट आते हैं, 1915 में इंडिया आते हैं, 9 जनवरी 1915 को, उसी दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। परंतु अगर जो पहले कोशिश की गई थी वो सिर्फ कोशिश किन के द्वारा की गई थी, वो सिर्फ कोशिश हमारे जो गरम दल के नेता होते थे वो कोशिश कर रहे थे कि भाई हमें आज़ादी के लिए जो मांग कर रहे थे वो सिर्फ गरम दल के नेता कर रहे थे। नरम दल के नेता सिर्फ पदों के भूखे बैठे थे कि भी हमें बड़े से बड़ा पद मिल जाए, हमें अध्यक्ष बना दो, हमें नेता बना दो, बस। पर जो कोशिश हो रही थी वो सिर्फ किसके द्वारा हो रही थी, हमारे गरम दल के नेताओं के द्वारा हो रही थी। 1908 से 1914 तक तो हमारे जो सबसे बड़े लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, वो तो जेल में बैठे थे, बर्मा के मांडले जेल में। मांडले जेल में मैंने कल भी आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि लाला लाजपत राय को भी 1907 में मांडले जेल में किसको भी भेजा गया था, लाला लाजपत राय को। पर उनकी पॉपुलरिटी होने के कारण उनको सिर्फ 3 या 5-6 महीने में ही वो सितंबर के करीब, मई के करीब गए, सितंबर अक्टूबर के करीब वो क्या कर दिए थे, रिहा कर दिए थे। मतलब बहुत ही कम टाइम में ही लाला लाजपत राय को क्या किया था, रिहा कर दिया गया था। परंतु हमारे जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको देखो कितने साल, 6 वर्ष जेल में काटने पड़े थे। तो आ जाता पेपर 1908 से 1914 में बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष की सजा काटी थी। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वीरेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा भी कुछ ये नरम दल वाले नेता सिर्फ क्या कह रहे थे कि भी अंग्रेज जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बंगाल का विभाजन हो रहा है, सही हो रहा है। परंतु बंगाल में जो क्रांतिकारी विचारधारा थी उसको फैलाने का काम बोल दिया था कि वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस क्रांति को फैलाओ कि भाई हमारे साथ जो बंगाल का विभाजन हो रहा है ये गलत हो रहा है, हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे से भिड़ाने के लिए, एक दूसरे भाई भाई का दुश्मन बनाने के लिए ये बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। तो जो क्रांतिकारी विचारधारा है ये किसने फैलाई थी, ये फैलाई थी हमारी वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। पेपर में आ जाए भी क्रांतिकारी विचारधारा को बंगाल में किसने फैलाया, तो वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया था। 1905 में वीरेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की पुस्तक लिखी। देखो वीरेंद्र कुमार घोष ने 1905 में बंगाल का विभाजन हो रहा है, उसी टाइम पे इन्होंने एक भवानी मंदिर नाम की क्या की पुस्तक लिखी, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने की जानकारी दी। फिर जो क्रांतिकारी हैं जो भी काम करेंगे उनको एक जगह ही तो इकट्ठा होना पड़ेगा, एक जगह इकट्ठा होकर वहीं अपना केंद्र बनाएंगे। जो भी गतिविधियां होंगी, जो भी कार्य करना होगा, जो भी कुछ होगा क्रांतिकारियों का, वो सारा कहाँ से, एक ही जगह से, जो मेन पॉइंट होगा, जो मेन सेंटर होगा, वहीं से ही उनको जानकारी दी जाएगी कि आज हमें यहाँ अटैक करना है, इस अंग्रेज को मारना है, इसके अंग्रेजों के खिलाफ जो भी रणनीति तैयार करनी है वो सिर्फ एक ही जगह से बनानी होती है। 1906 में दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। किसने, वीरेंद्र कुमार घोष और वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। किसने, वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। कौन से समाचार पत्र का, युगांतर। किसने, वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। कौन से समाचार पत्र का युगांतर कब किया, 1906 में, मतलब बंगाल का विभाजन हो गया था उस टाइम पे। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया। पी मित्रा ने क्या किया था, अनुशीलन समिति का, ये आ जाए भी, अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था, पी मित्रा ने किया था, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। आप लोग जैसे फिल्मों में सुनते हो कि भाई मौत का बदला मौत, तो इनका उद्देश्य था कि खून का बदला खून। अगर अंग्रेज हमें मारेंगे, अगर हिंदू मुसलमानों को भिड़ाएंगे तो हम भी अंग्रेजों से मतलब अपना जो खून का बदला है वो लेंगे। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा, जिससे रूसी क्रांतिकारी निकोलस सेफ्रांस्की से बम बनाना सीखा। जो अनुशीलन समिति थी ने हेमचंद्र दास आ जाते हैं, कानूनगो को, किसको, कानूनगो को पेरिस भेजा। जो हेमचंद्र दास कानूनगो थे इनको कहाँ भेजा, पेरिस भेजा जाता। पेपर में भी जो क्रांतिकारी थे वो कौन से थे, जो निकोलस फ्रांस्की से बम बनाना सीख के आए थे, तो हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांति
क्रांतिकारी, वहाँ पे भी क्रांतिकारी होते थे, रूसी क्रांतिकारी निकोलस सैफ्रांस की थे बम बनाना सीखा। वहाँ से ही ये बम बनाना सीख के आए थे। कौन? हेमचंद्र दास कानगो। देखो उस टाइम पे भी हमारे मतलब नेता इतने एक्टिव थे कि भाई अंग्रेजों से लड़ने के लिए बाहर से मतलब क्या लेके आ रहे थे, अलग अलग कला, अलग अलग आर्ट सीख के आ रहे थे, बम बनाने की, पिस्टल बनाने की। और ये देखो उस टाइम पे भी मतलब इतना पैसा होता था कि विदेशों में जाकर भी हम लोग बम बनाने की कला सीख सीख के आ रहे थे। फिर है महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था खोली। आ जाए कि भी विनायक दामोदर सावरकर ने कौन सी संस्था खोली? अभिनव भारत। अभिनव भारत संस्था किसने खोली? विनायक दामोदर सावरकर ने। कब? 1904 में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कैसे भी क्वेश्चन को घुमा लो, इस एक लाइन में सही आपका सारा पेपर, सारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। और मतलब पता नहीं कितने पेपर में ये क्वेश्चन आया होगा कि अभिनव भारत की जो संस्था थी ये किसने खोली थी, इसकी स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पी.एन. वापर बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। अब देखो पहले तो हमारे वो गए थे, देखो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कानूनगो, हेमचंद्र दास कानूनगो। पहले तो ये गए थे अमेरिकी, रूसी, फ्रांस किसको से बम बनाना सीखने। अब कौन जाएगा? पी.एन. वापट। पी.एन. वापट बम बनाने की क्लास सीखने के लिए कहाँ गए? पेरिस गए। पेरिस में वहाँ पर बम बना के सीख के आते और फिर वो जैसे जैसे क्रांतिकारी, जो क्रांतिकारी इकट्ठे होते थे उनको बताते कि भी ऐसे ऐसे बम बनाना है, और फिर वो बम बनाते और फिर अंग्रेजों को मार देते थे। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी, जो मराठी में था। केसरी जो पत्र कौन सा था, किस भाषा में था? मराठी भाषा में था। इसको जाता है, इन्होंने एक मतलब अपने इस पत्र में इतनी क्रांतिकारी विचारधारा भर दी कि छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, बूढ़े से बूढ़े आदमी में भी मतलब इतनी जान, इतनी पावर आ गई थी देश के लिए मिटने के लिए कि भाई आप लोग जहाँ भी कोई अंग्रेज दिखाई देता तो मतलब ये जो क्रांतिकारी होते थे वो अंग्रेजों को देखते ही उन पे टूट पड़ते थे, चाहे उनके हाथ में बम होता है, पिस्टल होती, कुछ भी होती, बस उनको ये हो जाता कि बस हमें अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। तो इसका श्रेय किसको जाता है? जो तिलक के पत्र था केसरी, जो मराठी भाषा में था, उसको जाता है। उसमें इतनी क्रांतिकारी विचारधाराओं को जन्म दे रखा था कि जिससे अंग्रेजों के भी तख्ते हिल गए थे उस टाइम पे कि भाई ये तो पता नहीं क्या बवाड़ आ गया। तो तिलक की मतलब इतनी पॉपुलैरिटी होती थी। तिलक ने 1893 में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लेना कि तिलक, या तो ये आता है कि गणपति और उत्सव किसने प्रारंभ किया? तिलक ने। या फिर आ जाता है गणपति उत्सव किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1893 में। शिवाजी 95। देखो 95 से 55 का मतलब एस तो सी शिवाजी, तो 95, 1895 शिवाजी, 1893 गणपति। देखो गणपति उम्र में छोटा होगा तो 93, पर उसके पापा बड़े होंगे शिवाजी, शिवजी बड़े होंगे तो 95, शिवाजी 95, गणपति 93, क्योंकि गणपति छोटा है तो वो छोटा, और शिवाजी मतलब उसके पापा बड़े हैं तो 95 है तो बड़े। तो ऐसे आप इस ट्रिक से भी आप लोग याद कर सकते हो, क्योंकि याद नहीं रहते मुझे पता है, तो ऐसे समझ के भी याद कर सकते हैं कि 93 क्या होता है? छोटा होता है। तो बेटा क्या होगा? छोटा होगा गणपति, और पापा क्या होंगे? बड़े होंगे तो शिवाजी, मतलब 95, तो पापा क्या है? 95 के हैं और बेटा 93 का है। तो शिवाजी और गणपति उत्सव मनाना प्रारंभ किया। वैलेंटाइन स्लोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय संतोष का जनक कहा। जो ये अंग्रेज थे ना, ये न जानबूझ के जो हमारे क्रांतिकारी थे इनको ऐसे ऐसे संज्ञा देते थे कि जिससे भाई लोग इनके प्रति नफरत करने लग जाए। परंतु जो हमारी क्रांतिकारी विचारधारा थी ये इतनी थी कि भाई इनका ये कुछ भी बोलते, पर हमारी जो जनता थी इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय संतोष का जनक कहा। इन्होंने कहा कि भी भारतीयों में जो है संतोष फैला रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो अपना मराठी या अपना जो केसरी समाचार पत्र था उसमें इतनी क्रांतिकारी विचारधारा दे दी थी कि भाई हर एक आदमी के मन में अपने देश के लिए मर मिटने के लिए इतना जज्बा, इतना जुनून, इतनी वो हो गया था कि भी हर कोई ये सोच रहा था कि मैं भी बाल गंगाधर तिलक की तरह। तिलक एक नाम इतना पॉपुलर हो गया था उस टाइम पे कि हर किसी के मतलब ये था कि
हमें सिर्फ अपना राज चाहिए, हमें देश में आज़ादी चाहिए। क्योंकि 1915 में तो गांधी जी आते हैं, उस टाइम पे तो तिलक की पॉपुलैरिटी वैसे ही ख़त्म हो जाती, क्योंकि जिस दिन वो लखनऊ समझौता होता है 1916 में, तो गांधी जी जो हमारे महान क्रांतिकारी नेता हैं, तिलक, उनकी तो डेथ ही हो जाती है। तो उससे पहले तो जो मेन काम था वो किसने किया था? हमारा तिलक ने किया था। महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन प्रांजपे ने किया था। जो क्रांतिकारी पत्र था काल, कल का संपादन मैंने कल भी बताया था, तो उसका संपादन किसने किया था ये याद कर लेना, प्रांजपे ने किया था। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। कब? 1905 में लंदन में की है, इंडिया में नहीं, लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की है? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की है। और कहाँ की है? लंदन में। और कब की? 1905 में। किसकी? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। याद कर लेना। देखो, याद करने का तरीका, इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन क्या है? श्याम और कृष्ण के भगत है कौन? इंडियन। होम रूल, उनके क्या है? घर में रूल चलते हैं। श्याम और कृष्ण के, इंडियन के घर में क्या चलते हैं? रूल चलते हैं। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। एक युगांतर दल था जिसमें खुदीराम बोस हमारे बहुत ही मतलब जबरदस्त क्रांतिकारी विचारधाराओं के थे। तिलक, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, ये सारे के सारे हमारे क्या थे? बहुत ही मतलब क्रांतिकारी विचारधाराओं के हमारे गरम दल के नेता होते थे। और ये क्या थे? खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल, वहाँ पे अलग अलग दल बने हुए थे, युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता कौन होते थे उस टाइम पे? बारिंद्र कुमार घोष होते थे। कौन होते थे? बारिंद्र कुमार घोष। और ये खुदीराम बोस भी किस दल के सदस्य थे? युगांतर दल के सदस्य। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। जो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे, ये युगांतर दल के जो सक्रिय नेता थे। 1908 में, मतलब 1907 को कांग्रेस का विभाजन हो चुका है, अब 1908 की बात कर रही हूँ मैं। 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड, ये अंग्रेज है, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिर गया। मतलब मारना तो चाह रहे थे किंग्सफोर्ड को, पर गाड़ी किसकी पे पड़ गया? बम कैनेडी की गाड़ी पर। और जिससे 2 महिलाएं, प्रिंगले, एक जो अंग्रेज होता था प्रिंगले की पत्नी और बेटी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मतलब इनका बैड लक था कि भाई जिसको मारने के लिए गए थे, किंग्सफोर्ड को मारने के लिए गए थे, ये बम उसकी गाड़ी पे नहीं पड़ता। क्या होता है? जैसे ये बम फेंकते हैं तो जो किंग्सफोर्ड की गाड़ी है ना, वो आगे चल पड़ती है, और जो पीछे जो गाड़ी आ रही है कैनेडी की गाड़ी पे क्या होता है? इनका बम गिर जाता है। और उस गाड़ी में 2 महिलाएं बैठी हुई थी, जिसमें एक प्रिंगले की पत्नी थी और एक बेटी थी। और जो हमारे क्रांतिकारी थे ना, ये किसी भी महिला पर बम फेंकना, या उनको गोली मारना या कुछ भी मतलब ऐसा करना अपने आप में बहुत ही शर्म की बात मानते थे। किसी भी महिलाओं पर ऐसा अत्याचार नहीं करते थे, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो स्वदेशी हो। तो इस बात से दुखी होकर जो हमारे चाकी थे, चाकी ने तो आत्महत्या कर ली कि भाई मैं अंग्रेजों के हाथ मारा जाऊंगा, अंग्रेज मुझे ऐसी मौत देंगे, या तो फांसी की सजा देंगे या मुझे काले पानी की सजा देंगे। तो चाकी ने तो क्या कर ली? आत्महत्या कर ली उसी टाइम। जैसे ही उनका बम सक्सेस नहीं हुआ तो उन्होंने तो, चाकी ने तो आत्महत्या कर ली। और खुदीराम बोस बहुत ही कम उम्र का, इतने क्रांतिकारी विचारधाराओं का लड़का था। मतलब उसको 18 वर्ष की अवस्था में, कितना होता है 18 वर्ष का बच्चा? बहुत ही छोटा होता है। 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। मतलब एक छोटा सा बच्चा, उसके अंदर 18 साल के बच्चे में इन्होंने 4-5 साल से तो ये इस दल के साथ, युगांतर दल के साथ रह के उसमें सक्रिय नेता भी बन गए। मतलब नेता देखो कितने साल का, 18 साल का बच्चा। तो इनकी जो क्रांतिकारी विचारधारा है, वे सिर्फ 10 या 12 साल की उम्र में इनकी क्रांतिकारी विचारधारा आ गई थी। और उन्होंने क्या कर दिया? मतलब उसको 18 साल के छोटे से बच्चे को 11 अगस्त 1908 को क्या कर दिया? अंग्रेजों ने फांसी दे दी गई।
तो इतना सारा मतलब हंगामा हो रखा था। उधर से 1908 से 1914 के लिए हमारे तिलक थे जो मेन पॉपुलर नेता थे गरम दल के, उनको जेल भेज दिया गया था, ब्रह्मा की माडले जेल में 6 साल के लिए कारावास के लिए। इधर ये हमारे सारे एक एक करके हमारे क्रांतिकारी नेता हैं वो क्या हो गए थे, खत्म कर दिए थे अंग्रेजों ने, एक एक करके उनको मार दिया, या किसी ने आत्महत्या कर लिया, किसी को फांसी दे दी, या किसी को कारावास की सजा सुना दी। ऐसे ऐसे करके कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर हो गई थी उस टाइम पे। फिर जब 1905 में बंगाल का विभाजन हो रहा था, तो जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ तो एक पूर्वी बंगाल एक पश्चिम बंगाल हो गया। तो जब पूर्वी पश्चिमी बंगाल होने के बाद फिर क्या होता है कि ये अंग्रेज एक काम करते हैं कि हिंदू मुस्लिमों को भड़का देते हैं, मुस्लिमों की साइड ले लेते हैं, और जो हिंदू होते हैं इनको मुस्लिमों को क्या करते हैं, भड़का देते हैं। ये हिंदुओं को इसलिए नहीं भड़काते क्योंकि हिंदुओं का पता है इनको, इनकी अलग अलग वैरायटी होती है, और अलग अलग वैरायटी होने की वजह से ये क्या होते हैं, ये भड़कते नहीं हैं। परंतु क्या है, ये मुसलमान थे, मुसलमान एक ही वैरायटी के हैं, एक ही रिलीजियन को मानने वाले हैं, और ये जल्दी से क्या हो जाते हैं, भड़क गए थे। तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। कब? 30 दिसंबर 1906 को। कब? ढाका के नवाब थे कौन, सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारउल मुल्क इसके अध्यक्ष बने। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। मतलब 1906 को, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। इन्होंने कहा कि हम अब सुरक्षित नहीं हैं, हमें अपने लिए मुस्लिमों के लिए अलग से लीग की स्थापना करनी पड़ेगी। कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं का सोचती है, हमारा नहीं सोचती। देखो एक टाइम था 1885 का, जब मैंने आप लोगों को अधिवेशन और अध्यक्ष पढ़ाए थे, जब ये हमारी कांग्रेस बनी थी, उसमें सारी वैरायटी के, सभी रिलीजियन के, सभी धर्मों के आदमी उस टाइम पे उसमें इकट्ठे हुए थे। देखो उसमें मुस्लिम अध्यक्ष भी बना था, अंग्रेज अध्यक्ष भी बना था, हिंदू भी बने थे, सभी तरह के उसमें क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। परंतु आते आते इतना चेंज आ गया कि मुसलमानों को ये लगा कि अब हमारा कांग्रेस के साथ रहना मुश्किल हो गया है। तो लीग का संविधान 1907 में कराची में बना। मुस्लिम लीग ने कहा कि भी हमें अपना अलग संविधान चाहिए। 1907 में इन्होंने कहा कराची में कि भी हम तो अपना संविधान अलग से बनाएंगे, और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ। आज है मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था 1908 में, जहाँ आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, आगा खां का। वैसे कौन बना था स्टार्टिंग में, तो ये बने थे हमारे नवाब वकार उल मुल्क। कौन बने थे, नवाब वकार उल मुल्क बने थे। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन तो करना ही था, क्योंकि अंग्रेजों ने किसका साथ दिया था, मुसलमानों का साथ दिया था। तो भाई आज के लिए इतना ही। आप लोगों को मुझे लगता है समझ आ गया होगा। और एक बात और कि जो भी मैंने नोट्स बना रखे हैं, आप लोग जैसे जैसे आप पढ़ते हो तो अपनी कॉपी में ऐसे ही रिटर्न में नोट्स बनाएं। आप कहीं से भी चेक कर लेना, किसी भी बुक से चेक कर लेना, अगर इनसे अलग कहीं आपको कोई पॉइंट दिख जाए तो देख लेना भाई। बाकी मुझे तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एक एक पॉइंट को इतने ध्यान से और इतने अच्छे से करवाऊं कि आप लोगों को स्टोरी की तरह एक स्टोरी बना के पढ़ाऊं, कि आपको ना हिस्ट्री मुश्किल नहीं लगे, आपको याद हो, रटना नहीं पड़े कि भाई कब क्या हुआ था। मैं बिल्कुल डिटेल में और एक एक अक्षर को समझाने की आपको पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू।